हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि जो वादा किया था वो हम निभा रहे हैं। जैसे कि बताए थे जेनेटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद हम इवोल्यूशन कराने का बोले थे। ठीक है, तो इवोल्यूशन भी कराने जा रहे हैं। देखिए इवोल्यूशन में जो है शुरू के जो 3 या 4 पेज अभी है। देखिए गेस क्वेश्चन यहाँ पर पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, सिर्फ इसी को पढ़ना है। गेस क्वेश्चन ऑन इवोल्यूशन, और यही आना ही है और आने ही वाला है। ठीक है, तो पहले हम गेस क्वेश्चन करेंगे, उसका चैप्टर भी करा देंगे आपको तेज़ी से। ठीक है, तो पहले जो हमेशा जो सवाल पूछा जाता है उसको देखेंगे रेगुलरली। यही सवाल पूछेगा, आगे पीछे से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे का इवोल्यूशन झूठा हुआ भी था, बहुत किसी को समझ में नहीं आया। पर इवोल्यूशन तो बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाया जाए, कोई भी टीचर अगर पढ़ाएगा तो कम से कम 1.5 महीना लगेगा उसको ख़त्म करने में सब कुछ। अब यहाँ पर उसी चीज़ को अगर 1 घंटा में हम दे रहे हैं तो कितना देखो चीज़ को कॉन्साइज किया गया है, टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, आपको अगर बता रहे हैं तो रट ही लेना है। ठीक है, पेन कॉपी लीजिए, जो सवाल है उसको रट लीजिए। ये सब सवाल हमेशा हम प्रीवियस ईयर से उठा के लाए हैं, और बाकी मेरा गेस्ट पेपर भी यही है। अगर हम बनाते तो भी यही सवाल देते, प्रीवियस ईयर प्लस गेस्ट पेपर। चलिए, तो यहाँ से आपको 2 काम होने वाला है। सबसे पहले देखिए ध्यान से, एक सवाल बार बार पूछता है, व्हाट इज़ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, व्हाट इज़ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, है कि नहीं है। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग चलते हैं बैक। ठीक है, बैक चलेंगे कहाँ पर, आइए चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा आपका सारा। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले जो हम लोग आएंगे पेज नंबर 7 पे, हम उल्टा करके पढ़ाते हैं, क्यों है आपको फ़ायदा होगा। ये जो होमोलोगस ऑर्गन है फिक्स किया हुआ सवाल है। ठीक है, व्हाट इज़ होमोलोगस ऑर्गन इवोल्यूशन का ये बहुत फेवरेट सवाल है और हमेशा आता है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपका निकाला, तो ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन। ठीक है, ऐसे ऑर्गन्स जो ओरिजिन में सिमिलर हो बट डिफरेंट इन फंक्शन इज कॉल्ड एज होमोलोगस ऑर्गन। अब जस्ट इसका एनालोगस ऑर्गन पर आ जाओ, जस्ट उल्टा कर दो। ऑर्गन्स विच आर डिसिमिलर इन ओरिजिन बट सेम इन फंक्शन। मतलब क्या, ऐसे ऑर्गन जो ओरिजिन सेम हो पर काम अलग अलग अगर करता हो, डिफरेंट फंक्शन करता हो, तो उसको होमोलोगस बोल देंगे। पर ऐसे ऑर्गन जो अलग अलग जगह से ओरिजिन हुआ हो, ठीक है, पर काम सेम करता हो, मतलब कि सेम फंक्शन, तो उसको क्या बोलेंगे बाबू, एनालोगस ऑर्गन। तो ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शन इज कॉल्ड एज होमोलोगस ऑर्गन। या यहाँ देखो एनालोगस जस्ट उल्टा कर दो, एनालोगस ऑर्गन डिसिमिलर बट सोन इन फंक्शन। अब ये जो लाइन है सुनो, मान लो कोई चीज़ एक जगह से ओरिजिन हुआ और धीरे धीरे हर जगह फैल के अलग अलग काम करने लगे, तो जो कन्वर्ट हो रहा है कि डाइवर्ट हो रहा है। तो डाइवर्ट हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। तो होमोलोगस ऑर्गन आर ऑलवेज शो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या दिखाएगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और बाकी एग्जाम्पल तो आपको दिमाग में डालना ही है, हमेशा यही पूछता है होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल। 4 लिम्स मतलब क्या, आगे का हाथ। 4 लिम्स किसका है एग्जाम्पल, इंसान देखो, व्हेल क्योंकि ये भी मैमल्स है, बैट ये भी मैमल्स है, चीता ये भी मैमल्स है, ह्यूमंस ये भी मैमल्स है। तो जो मैमल्स का जो 4 लिम्स का जो बनावट है सबका सेम है, पर ये जो 4 लिम्स है सबका काम अलग है। हम लोग पकड़ने के लिए करते हैं, चीता दौड़ने के लिए करता है, व्हेल तैरने के लिए करता है, और क्या है जी, बैट जो है आपका उड़ने के लिए करता है। तो देखो सबका बनावट सेम है, तो क्या हो गया, सेम ओरिजिन, बट सबका काम क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो क्या हो गया, डिफरेंट फंक्शन। तो एग्जाम्पल रख लो, होमोलोगस ऑर्गन आर डाइवर्जेंट, सो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, इस बात को ध्यान रखना। होमोलोगस ऑर्गन आपका कैसा सो एवोल्यूशन दिखाएगा, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। आओ, उसके अलावा और एक एग्जाम्पल पूछता है, अगर नहीं भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि वर्टिब्रेट हार्ट एंड ब्रेन, एक बार देख लो। थॉर्न एंड टेंडर्स ऑफ बोगनविला, ये हाई लेवल नीट में पूछता है, बाकी ये आपका बोर्ड में पूछेगा 4 लिम्स। एनालॉगस अगर बोल दीजिए, सिमिलर ओरिजिन बट काम क्या होगा सबका डिफरेंट सेम होगा। एनालॉगस ऑर्गन जो होता है आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाता है, बस यही लाइन हमको कराना था, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और ये भी बहुत फेमस एग्जाम्पल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछता है। क्या लिखे हैं, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। बटरफ्लाई का बर्ड, सॉरी, विंग्स जो होता है बटरफ्लाई और बर्ड्स का, देखो सबका ओरिजिन अलग अलग है, पर दोनों किसके लिए करता है, उड़ने के लिए यूज़ करता है। ठीक है, उसके अलावा फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, उसके अलावा पोटैटो और स्वीट पोटैटो। देखो पोटैटो आपका किससे बनता है बाबू, रूट से, जबकि स्वीट पोटैटो किससे बनता है आपका, सॉरी, पोटैटो आपका बनता है स्टेम से, जबकि स्वीट पोटैटो आपका बनता है किससे, रूट से। तो रूट और स्टेम दोनों अलग अलग हो गया, तो डिफरेंट ओरिजिन, पर दोनों को हम लोग खाते हैं, तो फंक्शन क्या हो गया, सेम, बिकॉज दे आर फाउंड इन डिफरेंट सिमिलर हैबिटेट। आओ अब सबसे फर्स्ट पेज में चलते हैं, तो समझ एक बार याद दिला देना, पेज नंबर 7 हम लोग ने पढ़ लिया और यही सवाल आएगा। ठीक है, अब इसको चलते हैं बैक थोड़ा सा। हाँ, और जल्दी से, हाँ, अब आते हैं आपको लेके यहाँ पर गेस क्वेश्चन। अब ये जो पढ़ाने वही ध्यान देना, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और कन्वर्जेंट। तो अभी जस्ट हम बोले जो होमोलोगस ऑर्गन होता है हमेशा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिखाता है, और जो एनालोगस होता है आपका डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिखाता है। सो आप देखो, डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर फ्रॉम कॉमन सिस्टर, ये सब ना लिख के सीधे लिखना,
होमोलॉगस ऑर्गन शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बिकॉज दे हैव सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। तो होमोलॉगस शो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, तो फिर वही चीज़ डाल देना है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में आपको कुछ नहीं डालना है, हेमोलॉगस और होमोलॉगस ऑर्गन्स के बारे में ध्यान देना है। देखो, डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर फंक्शनल स्ट्रक्चर इन अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या, एनालोगस ऑर्गन डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन की बातें कह रहा है, उल्टा करके कह रहा है। तो एनालोगस ऑर्गन शो डाइवर्जेंट सॉरी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन विंग्स ऑफ सेम, बात वही तो कह दिया। तो देखो अब इसको लिख लो, एनालोगस, होमोलॉगस, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, 4 क्वेश्चन में से एक आना जरूरी है। आओ बाकी इसके अलावा हम थोड़ा हाई लेवल पर चलते हैं। व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन। तो एडेप्टिव रेडिएशन बहुत बढ़िया से समझाए थे हम कि जब कोई ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह चल कर जाता है तो चलते चलते वहाँ पर बहुत दिनों तक रहेगा और नए जोग्राफिकल एरिया में क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा और नए स्पेसीज का निर्माण करेगा। देखो, एडेप्टिव रेडिएशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन ए गिवन जोग्राफिकल, ठीक है, एरिया स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग अदर एरिया ऑफ ज्योग्राफी। जैसे कि डार्विन ये सवाल पूछता है कि एडेप्टिव रेडिएशन कौन दिखा, डार्विन फिंचेस। तो डार्विन फिंचेस किसको बोले, ब्लैक बर्ड्स को बोले। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। फिर बोले थे व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन आर आइसोलेट ज्योग्राफिक एरिया देन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अगर कहता है कि क्या, इसको सिंपल में समझो, ये एक जगह है, यहाँ से अलग अलग स्पेसीज आया, क्या आया, मान लो यहाँ से कुत्ता वाला आ गया उठ के, यहाँ पर डॉग वाला आया, कोई भी आया, ठीक है, सब जब अलग अलग जब अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशन एक जगह पर जब आके मिलेगा तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, देखो आके मिल रहा है तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव में सवाल आपका आता है कि एडेप्टिव रेडिएशन जो आपका दिखाता है, क्या दिखाता है बाबू, एडेप्टिव रेडिएशन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिखाता है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव ऑसिलेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, अभी इंपॉर्टेंट है तो बहुत, पर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो इसलिए नहीं करना है, इसको निकलो, स्किप करो। और हम लोग देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लेके आए हैं, ठीक है, और गेस क्वेश्चन भी है, तो यहाँ से आपका यहाँ से, ठीक है। अगला देखो, स्टेबलाइज सिलेक्शन, डायरेक्शन सिलेक्शन हम सिर्फ पढ़ लेंगे, जहाँ पर आपका इंपोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। व्हाट इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो इन दिस सिलेक्शन ऑफ एवरेज साइज पॉपुलेशन बाय नेचर, जब नेचर कोई पॉपुलेशन का जो एवरेज साइज होता है उसी को देखो ये देखो तो बहुत बड़ा है, ये एवरेज है और ये बहुत छोटा है, ठीक है। जब नेचर एवरेज साइज पॉपुलेशन को सिलेक्ट करता है तो उसको स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्शनल सिलेक्शन, जब नेचर एक ही डायरेक्शन में सिलेक्ट करे, या तो बहुत हाई या तो बहुत लो, तो क्या लिखें, सिलेक्शन ऑफ, यहाँ देख लो, सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इन वन डायरेक्शन ओनली, इट रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेंबर्स इन दैट पॉपुलेशन। अब अगला सवाल देखो, एटाविज्म को करो वीवीआई, क्या करोगे, वीवीआई पूछा हुआ सवाल भी है और हम अपने तरफ से भी आपको बोल रहे हैं, ठीक है। एटाविज्म क्या बोले थे, एटाविज्म जब मान लो ऐसा ऑर्गन्स जो अभी हमारे शरीर में क्या हो गया है, एक्सटेंड कर गया, मतलब विलुप्त हो गया, पर हमारे एंसेस्टर में पाया जाता था, पर किसी वजह से कभी कभी अचानक हमारे जो अभी जो जनरेशन चल रहा है इसमें अपेयर हो जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटाविज्म। जैसे कि टेल हमारे पूर्वजों में पहले होता था, ठीक है, फिर धीरे धीरे हम लोग में क्या हो गया, वो रेडियस हो गया। ऐसा मतलब नहीं कि टेल का जीन हमारे बॉडी में नहीं है, टेल बनाने वाला जीन है। जिस जीन, जब मान लो किसी ऑर्गेनिज्म, मान लो किसी इंसान के अंदर टेल बनाने वाला जीन जब एक्टिव हो जाता है तो टेल बन जाएगा उसके अंदर, कभी कभी हम लोग देखते ही हैं। तो एटाविज्म इज द सडन रीअपियरेंस, मतलब क्या, पुनः रीअपियर हो जाना, प्रकट हो जाना, सर्टेन कैरेक्टर्स विच डिसअपियर इन प्रीवियस फॉर्म्स बट प्रेजेंट इन देयर रिमोट एरियाज एंसेस्टर। ऐसा जो पहले अभी एब्सेंट था लेकिन हमारे में किसी किसी में अचानक से, जैसे कि यहाँ एटाविज्म का बेस्ट एग्जांपल आपको हमेशा यही पूछेगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। टेल इन ह्यूमन, इंसान के अंदर जो पुछली होता है एटाविज्म का। उसके अलावा मूवेबल एयर पिन्ना, पहले हम लोग इसको हिला पाते थे, देखो दिस इज द एयर पिन्ना, पर हम लोग हिला नहीं पाते हैं, तो किसी कोई ऐसा पैदा हुआ था जो एयर पिन्ना को हिला पाता है। नेचुरल सिलेक्शन को याद कर लेना बाबू, ठीक है, डार्विन से बहुत सवाल आता है। नेचुरल सिलेक्शन द प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया इन विच, ठीक है, हेरिटेबल वेरिएशन इनेबल बेटर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म लीड टू द रिप्रोडक्टिव लिव एंड ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी, ठीक है। व्हाट इज फाउंड इज नॉट इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ेंगे। कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लामार्क और डार्विन के बारे में पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि लामार्क और डार्विन के बिना पूरा एवोल्यूशन ही अधूरा। सुनो, लामार्क के थ्योरी सबको हम लोग क्या बोलते हैं, लामार्किज्म और डार्विन के थ्योरी सबको क्या बोलते हैं बाबू, डार्विनिज्म। तो और लामार्क के बारे में थोड़ा सा बात करें, क्योंकि इवोल्यूशन आपका बेस्ड पूरा है लामार्क और किस पर, डार्विन पर। तो लामार्क क्या कहता है, इट एक्सप्लेन इंटरनल वाइटर फोर्स इन एवरी ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ। लामार्क कहता है अपने थ्योरी में कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है, तो उसमें इंटरनल वाइटर फोर्स काम करता है, जो बिल्कुल भी गलत है, बाद में जाके गलत हो गया, पर उसका बात को हमको याद रखना। डार्विन कहता है, ठीक है, डू नॉट एक्सप्लेन इंटरनल वाइटर फोर्स, उसने इंटरनल वाइटर के बारे में कोई भी बात नहीं की। जो आपका लामार्क है, कौन है, लामार्क किसको सपोर्ट करता है, सपोर्ट यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन।
क्या बोले थे कि लामार्क कहता है जिस ऑर्गन का हम लोग यूज़ करेंगे वो ज़्यादा ग्रोथ होगा, जिस ऑर्गन का यूज़ नहीं करेंगे उसमें ग्रोथ कम होगा। जैसे उसने एग्जांपल क्या दिया था बाबू, स्नेक। देखो स्नेक तो रेंगता है, हाथ पैर का इस्तेमाल नहीं करता है, तो स्नेक में धीरे धीरे हाथ और पैर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, गायब हो गया। कहता है कि जिराफ जो घास खाने के लिए बड़े बड़े पेड़ों को खाता है तो उसका गर्दन का साइज़ क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। उसी प्रकार देखो आपका डार्विन जो है, इट सपोर्ट कंटिन्यूस वेरिएशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स। ये कहता है कि किसी ऑर्गन का जो डेवलपमेंट होता है लगातार उसमें चेंजेस आते रहना चाहिए। अब देखो लामार्क का एक थ्योरी, ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा गलत साबित हो गया, डू नॉट सपोर्ट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। गलत बात है ना, किसी को अगर सर्वाइव करना है इस लाइफ में तो उसको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं, हर हाल में स्ट्रगल करना पड़ेगा, हर तरफ से करना पड़ेगा। तो ये बात किसने सपोर्ट नहीं किया, लामार्क ने, जो गलत है, ठीक है। और डार्विन जो अपना सक्सेस हुआ ऐसी स्टेटमेंट में सक्सेस हुआ, तो उसने क्या लिया था, बेस्ड ऑन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जो जितना ज़्यादा इस जीवन में संघर्ष करेगा उतना ही वो यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है बच्चे। आओ, मिलर्स एंड यूरे एक्सपेरिमेंट इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या क्या बातें हैं देख लो। मिलर्स और यूरे एक्सपेरिमेंट क्या था, और ये बात बताया गया था कि ये दुनिया बना है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से बना है। मिलर और यूरे दो साइंटिस्ट का नाम है बच्चा सब। मिलर एंड एक्सपेरिमेंट बाय देयर एक्सपेरिमेंट सपोर्टेड द ओरिजिन ऑफ लाइफ। उसने ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरी को सपोर्ट किया था, जिसको किसने दिया था, हेल्डेन ऑपरेन। ठीक है, ही टूक ए गैसियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान से देना, यही पूछने वाले थे, हाइड्रोजन, ठीक है, मीथेन और क्या था, NH3 अमोनिया, 1:2:1 रेशियो पर लिया था। ये आपके लिए तो नहीं है, फिर भी एक बार देख लो, नीट में पूछा जाता है ये। ठीक है, हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया, वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इन डिस्चार्ज फ्लेक्स ही ऑब्जर्व अमाइनो एसिड फॉर्मेशन अकर। ठीक है, एनालिसिस ऑफ मेटाबोलाइट कंटेन हाई सिमिलर कंपाउंड्स इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेस अकर्स इन स्पेस। उसने ये बात किया था कि ये दुनिया जब बना था तो आपका ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ को सपोर्ट किया था इस थ्योरी से। मिलर और यूरे ने इस बात को प्रूव किया था। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। ये प्रीवियस, चलिए प्रीवियस सवाल जो इंपॉर्टेंट था हमने कर दिया। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको बताएं जो पूछा जाता है, और यहाँ से भी आपको देखो लामार्क और डार्विन के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, मिलर यूरे पढ़ लेना है। उसके अलावा उसके अलावा क्या करना है, उसके अलावा आपको एटाविज्म पर एक नज़र देख लेना है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग आ जाएंगे जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, डाइवर्जन इवोल्यूशन, कन्वर्जन इवोल्यूशन, एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, यहाँ से देख लेना है। आइए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, टॉपिक। ठीक है, टॉपिक को तेज़ी से पढ़ लेंगे, जहाँ जहाँ से सवाल आएगा आपको हम देख लेंगे। देखो ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से निकालेगा, और देखो सबसे पहले तो इवोल्यूशन का डेफिनेशन चैप्टर स्टार्ट हुआ, वो हम सवाल सब डिस्कस कर रहे थे जो हमेशा आपका आएगा, और गेस क्या क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति की कहानी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये लाइन देखो, स्टेटमेंट एनसीईआरटी पूछता है देखो, इन अर्ली टाइम द अर्थ वाज रिड्यूसिंग नेचर, मीन्स अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब दुनिया बना था तो शुरू में धरती पर ऑक्सीजन नहीं था, तो जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कैसा था आपका, रिड्यूसिंग नेचर का था। लेकिन बाद में प्लांट आया, रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फिर हम लोग का हमारा अर्थ अब क्या हो गया बच्चे, नॉन रिड्यूसिंग हो गया, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इस अर्थ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गया। ठीक है, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति की कहानी का जो अलग अलग थ्योरी है, किसने क्या क्या दिया था, और कौन कौन सा थ्योरी हमारे पास सक्सेसफुल है। ठीक है, ठीक, आइए। तो सबसे पहला थ्योरी दिया था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन या फिर सुपर नेचुरल थ्योरी, गिवन बाय फादर जॉर्ज। ठीक है, तो क्या कहता है, एवरीथिंग मेड बाय वो गॉड। सही बात है, सभी चीज़ों को किसने बनाया था, अल्लाह ने बनाया। गॉड क्रिएटेड लाइफ फ्रॉम 6th डे, 6वां दिन में बनाया था। पूरा मटेरियल प्राय में मिट्टी से बनाया, सही बात है। मैन, ठीक है, मैन वॉज क्रिएटेड बाय हिम द अर्ली 6th डे, अकॉर्डिंग टू हिम अर्थ इज 4000 साल पुराना। ठीक है, ये बस इसको पढ़ के निकल जाना है। ठीक है, दूसरा थ्योरी दिया था कैटास्ट्रॉफ ने, क्यूबियर ने। इसने बोला था कि गैप ऑफ सर्टेन पीरियड या एज कॉल द वर्ड अंडरगोज कैटास्ट्रॉफ सडन कैलेमिटी किलिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म द क्रिएट्स न्यू ऑर्गेनिज्म। कहता है हर एक कुछ वक्त के बाद, गैप के बाद अचानक से कोई जलजला आता है और सारा दुनिया का सारा जीव क्या हो जाता है, मर जाता है, और फिर जो अल्लाह ताला है फिर से नया दुनिया पैदा करता है। ये इसका देखो, ये सब थ्योरी गलत क्यों है कि इसका इन लोग कोई प्रूव नहीं दे पाया। साइंस में थ्योरी तब आपका वैलिड होता है जब आप किसी चीज़ का प्रूफ दे। ये लोग ऐसे मुंह से बोल दिया तो माना नहीं जाएगा ना, अब जो भी है। ठीक है, फिर अगला थ्योरी क्या दिया था, सुनो, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस प्रपोज बाय रेड्डी, एस्प्लांजी, पास्चर सेपरेटली। तो उसने क्या बोला था, लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ डेट इज ओमनेस वाइवम एक्स वाइवम। क्या मतलब, कहता है कि इस धरती पे जो लाइफ था ऑलरेडी कहीं पर लाइफ था, वहीं से लाइफ आया। पर मेरा सवाल है, तुम्हारा भी सवाल है कि सबसे पहला लाइफ आया तो कहाँ से था, तो ये बात की इन लोगों ने प्रूव करने नहीं पाया। एक एक्सपेरिमेंट किया था स्वान ने, स्वान साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है,
स्वान, सॉरी स्वान नहीं, वो किसने दिया था, पास्चर ने। स्वान वो सेब का नाम दिया है। स्वान ने एक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट आपसे डायरेक्ट पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, लुइस पास्चर ने दिया था। किसने, लुइस पास्चर ने। बस सवाल को डिस्कस कर रहे हैं। स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, लुइस पास्चर ने। इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या, ही डिड डेफिनेट प्रूफ। उसने प्रूफ दिया था लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ यूजिंग माइक्रोबियस एंड एक्सट्रैलेशन मेथड। बस इसने इस बात का प्रूफ किया, तो लाइफ जो है पहले से लाइफ यहाँ पर था वहीं से आया था, पर ये बात नहीं बता पाया कि सबसे पहला लाइफ कहाँ से है। ठीक है, अब यहाँ से हटो, कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, ओपेरेन हेल्डेन पर हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, ओपेरेन हेल्डेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपेरेन और हेल्डेन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। आओ, ओपेरेन हेल्डेन थ्योरी या थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन, ठीक है, इवोल्यूशन या न्यूट्रलिस्टिक थ्योरी बोलते हैं। देखो ध्यान से देखो, ये थ्योरी आपसे पूछेगा नहीं, पूछेगा तो 5 नंबर का आप लिख पाओगे नहीं। ठीक है, तो इसमें सवाल जो आपका आता है ये हम डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल खट से निकाल लोगे। सुनो, ओपेरेन एक साइंटिस्ट का नाम है, पूरा नाम क्या था, AI ओपेरेन, रशियन बायोकेमिस्ट था। उसने एक किताब लिखा था, बहुत फेमस है, इसका किताब का नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये सवाल आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है बच्चे, देख लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा कि जीवन की उत्पत्ति का जो किताब है किसने लिखा था, ओपेरेन ने। लेकिन वहीं पर और एक फेमस बुक का नाम हम लिख दिए साथ में, डार्विन जो है आपका बहुत फेमस आदमी, सबको पता है, उसने कौन सा किताब लिखा था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। दो किताब है, एक तो प्रजाति की उत्पत्ति किसने कैसे हुई, इस किताब को लिखा था डार्विन ने, जबकि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई इस किताब को किसने लिखा था, ओपेरेन ने। ये दोनों बात को ध्यान से रखो। बाकी स्टार देकर नीचे क्या लिखिए, जेबेस हेल्डेन, भी साइंटिस्ट का नाम है, इसने इंडिया में रहना शुरू कर दिया था। ठीक है, आओ यहाँ पे नहीं आएंगे, आओ। कंडीशन फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ नॉट इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट तो है पर अभी आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, ये नीट वाले के लिए है। आइए, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लामार्क की बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। लामार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या लामार्कनिज्म। ठीक है, इवोल्यूशन का जो थ्योरी दिया था लामार्क ने, उसी के थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, लामार्कनिज्म। ठीक है, उसने एक किताब लिखा था, वो भी बहुत फेमस है, फिलोसोफिक जूलॉजिक। क्या दिया था उसने, क्या क्या थ्योरी दिया था, एक तो यूज डिस्यूज थ्योरी, ये भी गलत हो गया उसका। ठीक है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक कैरेक्टर, इसका दोनों थ्योरी गलत हो गया था। बस क्योंकि सबसे पहली बार इसने इवोल्यूशन में दिया था इसलिए इतना फेमस है, इसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। पढ़ना नहीं है इसको बस, हाँ यहाँ से आपको बताई दिए, इस पेज को रख लेना, बहुत पेज नंबर 7 से ही आपका, इतना दिमाग नहीं लगाना है। पेज नंबर पहला दिए थे वहाँ पर जो गेस्ट क्वेश्चन वहाँ से देख लो, और पेज नंबर 7 में जो होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है, फोर लिम्स एग्जांपल देख लो, ये सब देख लो, इनहोमोलोगस ऑर्गन, ठीक है, विंग्स ऑफ आई बटरफ्लाई, आई ऑफ पोटैटो, ये सब कुछ देख लो। ये पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रेस्पेक्ट में। ठीक है बाबू, 2 नंबर के लिए भी और 5 नंबर के लिए प्लीज़ आप इस पेज को एक बार स्क्रीनशॉट लेके लिख लो बैठ के। ठीक है, हम तो इवोल्यूशन का PDF वैसे भी भेज ही दिए हैं। ठीक है, आइए देखो, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पर आपके पास टाइम नहीं है, ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, कॉन्सेप्चुअल बनता है। ठीक है, तो हम आपको उतना लेके नहीं जाएंगे अभी। ठीक है, तो इस पेज को छोड़ो और पेज नंबर 9 पे आओ। एडेप्टिव रेडिएशन तो हम पढ़ा ही दिए आपको। देखो, एडेप्टिव रेडिएशन का डेफिनेशन है। ठीक है, स्मॉल ब्लैक बर्ड, छोटी काली चिड़िया को हम लोग क्या बोलते हैं, डार्विन ने क्या कहा था, डार्विन्स बर्ड, फिंच। दो सवाल पूछता है, डार्विन्स फिंच। ठीक है, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, हाँ इंपॉर्टेंट तो बहुत कुछ है पर आपके पास टाइम नहीं है, और ये पूछता भी नहीं है। ठीक है, पूछता है तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल हाई लेवल का पूछता है, तो इसको निकलेंगे हम लोग। अभी आपका काम की बात करेंगे, और यहाँ पर थोड़ा कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल के बारे में बात करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन ओनली फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेचर सेलेक्ट ओनली फिट ऑर्गेनिज्म, जाहिर सी बात है, इस धरती पे जो सबसे ज़्यादा फिटनेस रहेगा नेचर उसी को सेलेक्ट करेगा, है कि नहीं। फिटनेस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक विच आर इनहेरिटेड। फिटनेस इज द इन प्रोडक्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सर्वाइव बाय नेचर। ब्रांचिंग डिसेंट थ्योरी स्टार देकर लिखे हैं। ठीक है, ब्रांचिंग डिसेंट थ्योरी एंड नेचुरल सिलेक्शन आर 2 की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये सवाल पूछता है, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में 2 लाइन से वो उसका 2 कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा उसको सक्सेस किया था, एक तो ब्रांचिंग डिसेंट थ्योरी और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। ठीक है, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या कहता है, व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड पॉपुलेशन आर स्टेबल इन द साइज एक्सेप्ट सीजनल फ्लक्चुएशन, पॉपुलेशन ग्रो। बहुत लंबाई नहीं पाओगे करने, ठीक है, इसको हटाओ, बस यहाँ पर 2 लाइन याद रखना, ब्रांचिंग डिसेंट थ्योरी और नेचुरल सिलेक्शन 2 की कंसेप्ट था डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का। आओ, हाँ ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। देखो एक बात तो ध्यान रखना, हम जो जो बात को बोले हैं वही आएगा बाबू, प्लीज़
पेज नंबर 11 और 7 उधर देख लो। ह्यूगो डी विरेज के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। कहता है कि ह्यूगो डी विरेज जो अपना रिसर्च किया था इवनिंग प्राइम रोज पर किया था, और उसी ने बाबू आपका म्यूटेशन थ्योरी दिया था। वेरी फेवरेट। देखो ये एवोल्यूशन का बहुत बढ़िया सवाल बनता है, बहुत बढ़िया सवाल। देखना एग्जाम देके हमको ही याद करोगे, हम तो इतना तय हैं, ठीक है। और याद करो, इस बार इतना बैठ बैठ के सवाल बढ़िया बढ़िया कौन करा रहा है, लेकिन हम आपको करा रहे हैं। आपका जिम्मेदारी क्या है, बच्चा को प्लीज़ सजेस्ट कर देना। इस बार तुम लोग से और भी अच्छा बेटर कॉन्सेप्ट के साथ हम आएंगे लेके। इस बार नोट्स अवेलेबल रहेगा, क्वेश्चन बैंक रहेगा, ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी रहेगा। तो प्लीज़ एक बार सजेस्ट करा देना। हर बार सुधार जो होता है अपडेट होने का मौका देता है, और इस बार हम तुम लोग के साथ उससे भी और ज़्यादा बेटर कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। तो आप यहाँ से एक सवाल फिक्स किया हुआ है, ह्यूगो डी विरेज, ठीक है। वर्क ऑन इवनिंग प्राइम रोज, गिव म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन क्या है, तो देखो म्यूटेशन का डेफिनेशन रट लेना। यहाँ पे दो म्यूटेशन है, एक तो जेनेटिक्स में पढ़ाए थे, एक ये वाला म्यूटेशन, तो ये वाला भी पूछता है। तो म्यूटेशन क्या है, लार्ज बहुत बड़ा, सडन मतलब क्या, अचानक, चेंज इन पॉपुलेशन विच आर नॉन डायरेक्शनल, अचानक से किसी जनसंख्या में बहुत बड़ा बदलाव आ जाना जो नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल मतलब क्या, जो मतलब सुनो, या तो वो बदलाव हमारे लिए फ़ायदा है, या तो वो बदलाव हमारे लिए नुकसान है। अगर फ़ायदा है तो पॉजिटिव वे में है, अगर नुकसान है तो नेगेटिव वे में है कि नहीं है। तो लार्ज सडन चेंज इन द पॉपुलेशन, ठीक है, विच आर नॉन डायरेक्शनल। म्यूटेशन कुछ भी हो सकता है। म्यूटेशन आपको आगे भी लेके जा सकता है म्यूटेशन, और आपको पीछे भी लेके जा सकता है। तो इसलिए जब हमको डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं। तो म्यूटेशन हमेशा लार्ज होता है, बहुत बड़ा। और म्यूटेशन आस्ते आस्ते बोल बोल के आपको नहीं आएगा स्लो स्लो कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे नहीं। सडन एक तो आता है तो बहुत बड़ा आता है, सडन आता है, चेंज आ जाता है इन पॉपुलेशन, ठीक है, विच आर नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, जिसका कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। म्यूटेशन काउज इवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन आता है, चेंजेस आ जाता है, विच आर रैंडम एंड डायरेक्शन लेस, जिसका कहीं भी हो सकता है और जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है। Darwin variation are small, directional, and which are gradual slowly. ह्यूगो डी विरेज mutation are large, non-directional, and fast. According to ह्यूगो डी विरेज, mutation cause speciation, formation of new species, and it is called saltation. ठीक है, ह्यूगो डी विरेज के हिसाब से म्यूटेशन की वजह से क्या होता है बाबू, किसी नए स्पेसीज या प्रजाति का उत्पत्ति होता है, ठीक है। कितना बढ़िया लाइन लिखा होता है, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी विरेज म्यूटेशन काउज स्पेसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, एंड इट इज कॉल्ड सॉल्टेशन। सॉल्टेशन सॉल्टेशन का मतलब होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ठीक है। इस लाइन को देखना है, ये पूछता है आपको ऑब्जेक्टिव में। सॉल्टेशन का मतलब एक छोटी सी स्टेप में बहुत बड़ा चेंज आ जाना या फिर म्यूटेशन आ जाना, ठीक है, सिंगल स्टेप आ जाना। और हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन को तो पढ़ के ही जाना है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर बेस्ड है। अगर एक बार मेरे पढ़ाया हुआ याद देख लोगे तो आपको बिल्कुल गलत होना नहीं होगा, वहाँ पर जाकर ऑब्जेक्टिव टिक करके निकाल लोगे। हार्डी वीनबर्ग प्रिडिक्टर्स, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p को इक्वल टू 1, ये प्रिंसिपल किसका, हार्डी वीनबर्ग का। इस पर तो बहुत बड़ा थ्योरी है, पर आपके पास टाइम नहीं है, तो हम सिर्फ शॉर्ट में करा के आपको निकाल के समझ जाएंगे, ठीक है। जब कभी पढ़ाएंगे लंबे टाइम के लिए तब समझना ना। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p को इक्वल टू 1, ये किसका थ्योरी है, हार्डी वीनबर्ग का प्रिंसिपल है। क्या मतलब कहता है, इट इज़ ओनली अप्लाई इन लार्ज पॉपुलेशन, ये तब कहाँ होगा, लार्ज पॉपुलेशन में। when only random mating occurs, ठीक है। if random mating not occur, there is no variation, then p plus q square plus 2p को equal to 1। अब सुनो, किसी पॉपुलेशन में कोई अगर रैंडम मैटिंग नहीं हो रहा है, रैंडम मैटिंग मतलब क्या है, कोई किसी से रिप्रोडक्शन करना अगर नहीं मिल रहा है, सिलेक्टिव मैटिंग हो रहा है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p इक्वल टू 1 होगा। अगर सबको रैंडम मैटिंग हो रहा है, कोई किसी से मिल रहा है जिससे मनुष्य मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे, रैंडम मैटिंग। तो जब रैंडम मैटिंग होगा तो क्या होगा यहाँ पर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p को इक्वल टू नॉट 1 होगा। यहाँ पर क्या होगा, नॉट 1, यहाँ पर देखो, ठीक है। आओ, जेनेटिक ड्रिफ्ट या सोलिडारिटी इफेक्ट, हमारे पास इतना टाइम नहीं है और तेजी से करेंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, अप्लाई इन स्मॉल पॉपुलेशन, देख लेना यहाँ पर। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, अप्लाई इन स्मॉल पॉपुलेशन, इन ए स्मॉल पॉपुलेशन द एडिशन और डिलीशन ऑफ ए जीन कैन काउज कॉल्ड एज जीन हो, ठीक है। स्पेसिएशन, स्पेसिएशन किसको बोलते हैं, स्टार देकर लिखें जब कोई नए स्पेसीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मिसिंग लिंक, हाँ एक सवाल फिक्स है बाबू, आओ फिर से ऑब्जेक्टिव पे आ गए हम लोग। आओ, मिसिंग लिंक क्या होता है, जैसे सुनो, कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म या क्या ऐसे फाइलम जो दो फाइलम को कनेक्ट करता है, जैसे कि अगर हम आर्कियोप्टेरिक्स की बात करें तो ये दो फाइलम को जोड़ता है, एक तो किसको, रेप्टाइल्स को, ठीक है, बीच में आर्कियोप्टेरिक्स आपका रहेगा और इधर किसको करेगा, बर्ड्स को। तो ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है, आर्कियोप्टेरिक्स में रेप्टाइल्स का भी कुछ करेक्टर है और आर्कियोप्टेरिक्स में बर्ड्स का भी कुछ करेक्टर है। तो जब दो करेक्टर को जोड़ता है तो उसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक। लेकिन अगर वो इस धरती से विलुप्त हो गया तो उसको कनेक्टिंग ना बोल के अब क्या बोलेंगे, मिसिंग लिंक। और जो प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग लिंक। जैसे अगर हम एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको याद करा दें, यूग्लिना,
क्या बोलेंगे बाबू? यूग्लिना। तो देखो यूग्लिना में दोनों करेक्टर है, एक तो प्लांट का भी है और एक किसका है? एनिमल्स का। यूग्लिना में आपका क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, और यूग्लिना में सेल वॉल नहीं होता है। तो कुछ करेक्टर्स एनिमल्स का है और कुछ करेक्टर प्लांट का है। तो यूग्लिना क्या हो गया? प्लांट और एनिमल को आपस में जोड़ता है। तो जोड़ने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक। क्योंकि यूग्लिना इस धरती पर जिंदा है, पाया जाता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग। क्योंकि आर्कियोप्टेरिक्स इस धरती से गायब हो गया, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मिसिंग लिंक। तो आप बढ़िया से देखते हैं आप, मिसिंग लिंक यूज्ड फॉर एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, दो विलुप्त हो गया उसके लिए। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल इज आर्कियोप्टेरिक्स। इसका साइज कैसा था? कौवा की तरह था। ठीक है, डिस्कवर बाय वैगनर। तो किसको कनेक्ट करता? तो डायरेक्ट सुनो, आर्कियोप्टेरिक्स लिखेगा, आर्कियोप्टेरिक्स से करेक्टिंग लिंक, मिसिंग लिंक कुछ भी नहीं। तो आर्कियोप्टेरिक्स आपका किसको किसको कनेक्ट कर किसको कनेक्ट कर रहा था बताओ तो? रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स को। किसको? जबकि करेक्टिंग लिंक का बेस्ट एग्जाम्पल आपको एक पूछेगा, यूग्लिना, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये बढ़िया पेज है बाबू, पेज नंबर 19 का ये दोनों सवाल बहुत फेमस है। ठीक है, ध्यान से देख लो। हाँ, ये दोनों बढ़िया ध्यान से देख लो, आगे देखते हैं। हाँ, और देखते हैं। अच्छा अच्छा, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में शॉर्ट, ये एनसीईआरटी का लाइन मेरे द्वारा लिखा गया है। ठीक है, एनसीईआरटी में जितना भी लाइन था इसको हम लोग एक ही पेज में कर दिए हैं। क्या क्या लग कहता है, लाइन टू लाइन ये काट उठाए हैं। आप सिर्फ पढ़ते हुए चल जाएंगे, आपको देखना है। अबाउट 200 मिलियन एगो, लगभग 200 करोड़ साल पहले, या फिर देखो एनसीईआरटी में 20 बिलियन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिलियन। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपेयर ऑन अर्थ। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टी सेलर। धीरे धीरे सिंगल से क्या हो गया? मल्टी सेलर हो गया। अबाउट 3 से मिलियन 50 मिलियन एगो, या फिर 35 करोड़ साल पहले जॉलेस फिश आया धरती पर, मतलब ऐसे मछली जिसमें जबड़ा नहीं था। ठीक है, सी वीड्स एंड अ फ्यू प्लांट्स 350 मिलियन 32 करोड़ साल पहले आया था। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट लैंड्स ऑन अर्थ वाज प्लांट। याद रखना, इस धरती पर सबसे पहले कोई अगर ऑर्गेनिज्म आया जो पृथ्वी को छेद करके आया तो प्लांट आया था इन 1938। ये बात है इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा गया है। फर्स्ट इन 1938 ए फिश फर्स्ट काउन इन साउथ अफ्रीका। एक ऐसी मछली पकड़ा गया था। ठीक है, हैपेन टू बी सीलाकंथ विच थाउट टू एक्सटेंड। एक ऐसा मछली जिसको 1938 में हम पकड़े गए थे, पाया था, हम लोग को मिला था। ठीक है, साउथ अफ्रीका में। अब वो मछली इस धरती से क्या हो चुका है? विलुप्त हो गया। तो उस मछली का नाम क्या था? सीलाकैंथ। देखो सीलाकैंथ क्या हो गया? विलुप्त हो गया। लव फिश इवॉल्व इनटू एम्फीबिया दैट लिव्ड ऑन बोथ वाटर एंड पानी। लव फिश वाज एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न फिश एंड सैलमंडर। ठीक है, एम्फीबिया इनटू रेप्टाइल्स, फिश लाइक रेप्टाइल्स, इक्थायोसॉरस। ये याद रखना। ऐसे रेंगने वाला जानवर जो मछली की तरह दिखता है, फिश लाइक रेप्टाइल्स, ऐसे रेप्टाइल जो मछली की तरह दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्थायोसॉरस। क्या बोलते हैं? इक्थायोसॉरस। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फिश लाइक रेप्टाइल्स। आगे देखते हैं। 65 मिलियन से एगो, ये लाइन याद रखना, बहुत फेमस है। 65 मिलियन ईयर से एगो डायनासोर सडनली डिसेपर। इस धरती से अचानक डायनासोर क्या हो गया? गायब हो गया। कब? 65 मिलियन साल पहले। एंड रीजन वाज क्लाइमेट चेंज और सम इवॉल्व इनटू बर्ड्स। कहता है कि अगर 65 मिलियन ईयर से कोई धरती से अगर अचानक डायनासोर गायब क्यों हुआ, तो तुम क्या बोलोगे? देयर वाज ए क्लाइमेट चेंज, मौसम के चेंज की वजह से, और सम इवॉल्व इनटू बर्ड्स, और कुछ डायनासोर किस में कन्वर्ट हो गया? बर्ड्स में। ये एनसीईआरटी का लाइन है। और टायरानोसोरस एक डायनासोर का नाम है। ठीक है, जो कितना फीट है? 4 फीट इन हाइट एंड ह्यूज फियरसम टाइगर लाइक टीथ, और उसका दांत बहुत लंबा लंबा था। ठीक है, द फर्स्ट मैमल्स वर लाइक श्रीयूज। ये एनसीईआरटी का लाइन है, बस हम पढ़ लेते हैं। इस धरती पे जो सबसे पहला मैमल्स था श्रीयूज की तरह था। श्रीयूज एक, ठीक है, बर्ड्स की तरह साइज था। द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी द इवोल्यूशन ऑफ मैन विथ लैंग्वेज स्किल एंड सेल्फ कॉन्शियस। कहता है कि इस धरती पर अगर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल अगर कोई प्राणी है तो वो इंसान है, क्योंकि इंसान के अंदर लैंग्वेज आ गया आपका, दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक है बाबू, आगे देखते हैं। हाँ, और अब हम लोग अपने बारे में देखते हैं, हम लोग की कहानी इवोल्यूशन ऑफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने बारे में हम लोग देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में फटाक से निकाल लोगे क्वेश्चन। ठीक है, छट से निकाल लोगे। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ऑन अर्थ। इस धरती पे ह्यूमन के इवोल्यूशन की कहानी, इस धरती पे ह्यूमन के इवोल्यूशन की कहानी। ठीक है, और इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ऑन अर्थ, इस धरती पर ह्यूमन के इवोल्यूशन की कहानी। तो अबाउट 1.5 करोड़ साल पहले, देखो प्रीमियम एग्जिस्ट, तो आपको साल याद नहीं है, बस यहाँ पर 2 सवाल को था। प्राइमेट्स 2 टाइप्स, एक तो ड्रायोपाइथिकस था और दूसरा क्या था? सीवापाइथिकस। क्या लिखे बच्चे? ड्रायोपाइथिकस। तो कहता है कि ड्रायोपाइथिकस जो था ज़्यादा एप की तरह दिखता था, तो क्या लिखेंगे? मोर एप लाइक। एंड शिवा, देखो शिवा इंसान का नाम है कि नहीं है? शिव। तो शिवा पाइथिकस जो किसकी तरह दिखता था? ज़्यादा मैन के तरह दिखता था।
तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव सवाल किल करेगा वो, ठीक है, और कुछ नहीं पूछ पाएगा। एंड दे वेयर हेयरी, उसके शरीर में बाल थे। एंड वॉक लाइक गोरिल्ला, और किसकी तरह चलता था? गोरिल्ला एंड चिंपांजी, ठीक है। कौन? ड्रायोपाइथिकस एंड सिबापाइथिकस। ड्रायोपाइथिकस किसकी तरह? एप की तरह दिखता है, जबकि सिबापाइथिकस आपका मैन की तरह दिखता है। फिर आगे 2 मिलियन, ये सब डेट सब याद नहीं रखना, ठीक है। 2 मिलियन ईयर से को या 20 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपाइथिकस प्रोबेबली इन अफ्रीका ग्रासलैंड। हाँ, तो ये देख लिए हम लोग। आइए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो तो ऑस्ट्रेलोपाइथिकस के बारे में बोले थे ना। ऑस्ट्रेलियोपाइथिकस मतलब ऑस्ट्रेलियोपाइथिकस प्रोबेबली लिव इन साउथ, कहाँ रहे? अफ्रीका एंड ग्रासलैंड। हंटेड विद स्टोन, पूछता है ये सवाल। पत्थर से क्या करता था? शिकार करता था, फ्रूट्स खाता था। दे वॉज फर्स्ट ह्यूमन लाइक, सबसे पहले इंसान की तरह दिखा, होमिनिड एंड कॉल होमो हिबिलेक्स, और उसको हम लोग क्या बोले? होमो हिबिलेक्स। यहीं से हम लोग का अपना लाइन दिखना शुरू हो जाएगा अपना। ब्रेन कैपेसिटी कितना था? 650 से 800 सीसी। सीसी का मतलब होता है क्रेनियल कैपेसिटी। दे डू नॉट ईट मीट। फिर हम लोग आ जाएंगे होमो इरिक्टस, खड़ा होकर चलने वाला। ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी था, जिसका होमो इरिक्टस क्या खाता था? मीट खाता था। निंदरथाल मैन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आगे जाके? फुल मैन विद ब्रेन साइज 1400 सीसी। लिव्ड नियर सेंट्रल एशिया बिटवीन 10,000 से 40,000 साल बैक, 1 लाख से 40,000 साल बैक। दे यूज टू हाइड एंड प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड ब्यूरिड देयर डेड बॉडी। क्या ये जो निंदरथाल मैन था, इसको हम लोग फुल मैन भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रेन का साइज था 1400 सीसी। सेंट्रल एशिया में रहता था ये लोग। 1 लाख से 40,000 साल पहले की बात है। वो अपने बदन को छुपाता भी था, और अपने जो मरते उड़ते थे उसको हम लोग दफनाते भी थे। इसके आदि मानव के बारे में कह रहा है, ठीक है। उसके बाद होमोसेपियंस एरोज इन अफ्रीका एंड मूव टू अदर कंटिनेंट। उसके बाद कौन बना? होमोसेपियंस। हम लोग आदि मानव से ही तो आए हैं ना बाहर, और पूरा दुनिया में क्या हो गया? धीरे धीरे फैल गया। तो आओ अगला लाइन, आओ। अब यहाँ पर देखो, ड्यूरिंग आइसबर्ग एज कितना को बोलते हैं? 75,000 साल से 10,000 साल पहले एगो मॉडर्न मैन होमोसेपियंस एराइज, हम लोग का एराइज हुआ। 75,000 साल से 10,000 साल के बीच हम लोग अपने आप को मॉडर्न मैन कहलाते हैं। अब देखो इसका प्रूफ क्या है? प्री हिस्ट्री केव आर्ट, मतलब क्या? गुफाओं में जो आर्ट जो बना हुआ है पत्थरों पर, जो आदि मानव रहते थे वो लोग अपना छाप छोड़ के गए हैं। कैसे कि वहाँ पर पेंटिंग वेंटिंग बना के गया है, ठीक है, आर्ट बना के गया है। तो प्री हिस्ट्री केव आर्ट डेवलप अकाउंट अबाउट 18,000 साल पहले, ठीक है। प्रूफ क्या लिखा है? केव आर्ट पेंटिंग्स बाय प्री हिस्ट्रिक ह्यूमन केव बी सीन एट भीमका एंड रॉक शेल्टर इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अभी हम लोग को मध्य प्रदेश में रिसेंटली में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमका रॉक शेल्टर पर क्या मिला है बच्चे? जो आपका प्री हिस्ट्रिक जो आपका आदमी जो रहता था अपना छाप छोड़ के गया है, ठीक है। उसके बाद ये लाइन एनसीईआरटी से पूछता है हमेशा। एग्रीकल्चर कम अराउंड 10,000 साल एंड ह्यूमन बैक सेटलमेंट स्टार्ट। 10,000 साल पहले खेती बाड़ी हम लोग शुरू की और हम लोग अपने आप को सेटलमेंट करना स्टार्ट कर दिया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यहाँ पर पूरे हम लोग जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल है और जितना भी बातें हैं इवोल्यूशन में, सारी बातों को आपका करके चले गए। और देखना, अगर पढ़ लिए हो तो बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको, एक जरा सा भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। अगला जो आपका हम लोग कंप्लीट जेनेटिक्स डिस्कस कर चुके हैं। अब 25 नंबर का काम तो हम लोग कर लिए। अभी इसके बाद हम लोग आपका कंप्लीट इकोलॉजी को डालेंगे। प्लीज़ आप कमेंट में जाके ज़रूर कमेंट करो कि कौन सा चैप्टर इसके बाद चाहिए, ठीक है। आज 28 तारीख है, आज ही हम कंप्लीट इकोलॉजी डालेंगे। और उसके बाद कल आपका बायोटेक प्लस ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर देंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, और देखना तुम मेरा ही सब चीज़ काम आएगा लास्ट में। तुमको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन को हम क्या कर दिए बाबू, आउट कर दिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।